अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए यानी न्यू पॉइंट्स में मैं बात करूंगा और ये न्यू पॉइंट्स पीएमसी के जो प्रीवियस जो एमसीक्यूज़ आ चुके हैं उनके पर्चों में यानी उनके रिलेटेड है। तो लिहाजा ज़रा इस पे गौर कर ले और इन एमसीक्यूज़ को मैं सिर्फ हल नहीं करूँगा बल्कि इस इन एमसीक्यूज़ से आप लोगों को एक आइडिया भी मिल जाएगा और इस तरह फिर आप लोग कई एमसीक्यूज़ और हल कर सकेंगे। और ये रिलेटेड टॉपिक्स है केमिकल काइनेटिक्स के। कोशिश कर लें कि इन एक पॉइंट को सीख लें। यहाँ पे मैंने पहला एमसीक्यूज़ दिया है कि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू, फिर इसके बाद सेकंड भी उसके लिहाज से ही है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के मुतालिक, थर्ड जो है वो हाफ लाइफ के मुतालिक है। तो मैं कुछ टाइम के लिए इन पे ज़रा जो है आई वुड लाइक टू टॉक। तो सबसे पहले सवाल ये है कि व्हाट इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। मैं जल्दी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा। हेयर इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? इस वक्त जिस रूम में मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो करोड़ों अरबों के लिहाज से हाइड्रोजन्स के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ टकरा रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो रहा है। रीजंस क्या है? एक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान मौजूद है। अब इन कोलिजन के दौरान जब ये मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें शिफ्ट हो जाती है। जिस तरह आप एक स्प्रिंग को पिला लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये टकराव इतनी सख्त नहीं है कि वो पुराने बॉन्ड को ब्रेक कर सके। इसलिए इस वक्त इस कमरे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टकरा तो रहे हैं लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। लिहाजा यहाँ पे अब मैं अगर इसको इस तरह से लिख लूँ कि ये है मेरे साथ रिएक्शंस प्रोग्रेस, आप सिंपल अंदाज में लिख सकते हैं कि दिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस, और यहाँ पे ये है मेरे साथ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलों की ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों होगी? बिकॉज मॉलिक्यूलों के दरमियान बॉन्ड मौजूद है एटमों के दरमियान, और आपको पता है कि बॉन्ड के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो देयरफॉर रिएक्टेंट हैव यानी ऑल द रिएक्टेंट्स हैव सम पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपके साथ ये है प्रोडक्ट। लेट्स सपोज ये है मेरे रिएक्टेंट की मैं लिखता हूँ R और यह है मेरे साथ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इनके दरमियान एक एनर्जी का बैरियर है और दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। जब तक मॉलिक्यूलों ने ये बैरियर क्रॉस ना किया हो तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो अब जब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि A एंड A ये आपके साथ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है और B ये भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल ये आपस में टकरा गए, A और B भी आपस में टकरा गए, तो टकराने के दौरान काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर ये टकराव सख्त हो, बहुत ज़्यादा मजबूत टकराव हो, इनका यानी इन टकराव इन कोलिजन्स के दौरान इनके साथ इतनी एनर्जी हो कि वो पुराने बॉन्ड को ब्रेक कर सके, तो तब ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना सकेगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ का होना ज़रूरी है, राइट ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ भी कोलिजन कर लें, बहुत यानी हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलिजन कर ले, तो फिर भी पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन फास्ट ना हो अगर उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर ना हो। तो लिहाजा एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाने के लिए आपके साथ मॉलिक्यूलों का टकराव विद सफिशिएंट हाई एनर्जी होनी चाहिए विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। लिहाजा ये आपस में टकरा गए और उन्होंने एक हाई एनर्जी स्टेट पैदा किया, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल पैदा किया। अब ये जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी इज़ वेरी हाई, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। और यहाँ पे जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में जहाँ पे ये मैंने ये टॉप बैरियर शो किया है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट पे आपके साथ अवेलेबल होता है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी इज़ वेरी हाई। और क्या हम यहाँ पे एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स को आइसोलेट कर सकते हैं? नो, हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। ये आपके साथ क्या थ्योरेटिकली ये कम्प्लेक्स बनता है, पुराने बुक्स में
ये लेके जाता है कि ये थ्योरेटिकली ही मतलब है कि हम इसको इमेजिन करते हैं, लेकिन आजकल जो जदीद साइंस कहता है वो कहता है कि यस, ये मॉलिक्यूल या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता भी है, जिस पर एक प्रोफेसर्स को इस पे नोबेल प्राइज़ भी मिला था। बहरहाल वो आप लोगों के इंटरेस्ट की बात नहीं है, लेकिन आपसे अगर कोई बंदा पूछे कि क्या हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, नो। लो एनर्जी है या हायर एनर्जी? हायर एनर्जी। जब तक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ना बना सके तो वो प्रोडक्ट में नहीं जा सकते। इस दौरान पुराने बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, और जब नए बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं तो दोबारा ये एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर लेते हैं। लिहाजा अब ये आपके साथ आ गया AB। अब जब ये फॉरवर्ड में जाएगा तो हम इसको नाम देंगे कि ये है इसकी फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर हम इसको रिवर्स में ले जाना चाहें तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स। अब एक बात क्लियर होनी चाहिए, जितना पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ज़्यादा होगा उतना रिएक्शन बहुत स्लो होगा, मुश्किल से होगा, बिकॉज उस बैरियर को क्रॉस करना मुश्किल होगा। लिहाजा जब भी आपके साथ एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर फॉर फॉरवर्ड ज़्यादा हो, फॉर फॉरवर्ड, तो इट मीन्स आपकी रिएक्टेंट स्टेबल है, वो प्रोडक्ट में जाना नहीं चाहते। लिहाजा यहाँ पे जो आपकी MCQs दिया गया है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेशर, टेम्परेचर, इफेक्टिव कोलिजन। तो आप लोग मुझसे कहेंगे कि सर ये टेम्परेचर भी तो है। हाँ, टेम्परेचर है। टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को फास्ट करवाता है, जो कि इफेक्टिव कोलिजन बनाने में हेल्प करवाता है। तो इफेक्टिव कोलिजन के साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना भी ज़रूरी है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए जो इंतहाई करेक्ट वर्ड है वो है इफेक्टिव कोलिजन, बिकॉज ये आपके साथ है इफेक्टिव कोलिजन। तो लिहाजा दिस इज़ योर राइट MCQs। अच्छा, इसके बाद एक और MCQs भी आप लोगों के सामने जो है वो लिखी गई है, तो लिहाजा वो भी आप लोग ज़रा देख लें। आपको दी गई है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब एक बात ओके, यहाँ पे ये दिस इज MCQs नंबर 2। अच्छा, एक बात यहाँ पे और दी गई है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैज हाई पोटेंशियल एनर्जी। मैंने ऑलरेडी पहले बताया है कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। तो अब इस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर पे, ट्रांजिशन स्टेट पे जो आपके साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंतहाई हाई होती है। लिहाजा हाई पोटेंशियल एनर्जी, नॉट लो पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसके बाद थर्ड एक बात सुन ले कि ये मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये टकराव सख्त ना हो तो फिर आप लोगों के साथ ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इट मीन्स के मॉलिक्यूलों के साथ कुछ कम से कम एनर्जी होनी चाहिए जो इस रिएक्शन को स्टार्ट कर सके, और स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना ज़रूरी है। तो लिहाजा द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मॉलिक्यूल नीड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और जब तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ना बना हो तो रिएक्शन नहीं हो सकता है। लिहाजा यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी एक स्टूडेंट का एक मिसकंसेप्शन है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है। नो, एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। बाकी एक्टिवेशन एनर्जी किसी चीज़ से इफेक्ट नहीं होती है। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन स्लो होगा, और जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। ये कुछ बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर मैंने स्टूडेंट को देखा है कि वो प्रॉब्लम्स में रहते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल दिया गया है। यहाँ पे जो मेरे साथ कुछ मैंने नोट्स तैयार किए हैं उनसे जो मैंने वहाँ पे लिया हुआ, एक और MCQs भी है, वैसे आप लोगों के साथ इसको डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग सुन ले। ये कहते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन अ रिएक्शन हैज़ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। नो, काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे रिएक्टेंट के मैक्सिमम होगी, तो जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इनकी
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, ये स्टार्ट में मैक्सिमम होगी, जब टकराएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो मैक्सिमम तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसके बाद इनके साथ जो सेकंड ऑप्शन जो है वो दिया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यस पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, नो पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी हाई, तो लिहाजा मिनिमम का पोटेंशियल भी ठीक नहीं है। फिर कहा गया है कि ए एंड सी, मतलब है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये भी ठीक नहीं है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी विल बी हियर। लिहाजा ये कुछ बातें थी। और इसके बाद एक एमसीक्यूज मैं और आपके सामने रख लेता हूँ। हाफ लाइफ पीरियड फॉर ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, हाफ लाइफ पीरियड फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस किसके लिए जो है ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो आप लोग इस पर ज़रा गौर भी कर ले और इसको अंडरस्टैंड भी कर ले। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे मैंने लफ्ज़ नहीं लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो एक बात अब मैं क्लियर बताना चाहता हूँ कि हाफ लाइफ क्या है। सबसे पहले कुछ टाइम के लिए इस पर डिस्कशंस कर लेता हूँ ताकि आपको फिर मसला ना हो। हाफ लाइफ, लेट्स सपोज ए चेंज इनटू प्रोडक्ट, और अब अगर मेरे साथ इस ए का कुछ कंसंट्रेशन हो, फॉर एग्जांपल इसका कंसंट्रेशन है 6 मोल्स पर लीटर। अब लेट्स सपोज टाइम इज इक्वल टू 0। अब ये जो 6 मोल्स पर लीटर को अगर हाफ करना हो, मतलब है कि हाफ ऑफ द रिएक्टेड अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो ये बनेगा आपके साथ 3 मोल्स पर लीटर। फॉर एग्जांपल इसके लिए जो टाइम लग गया, तो ये लेट्स सपोज आपके साथ आ गया 5 मिनट। तो आप लोगों के साथ अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ करने के लिए जो टाइम दरकार हो, यानी हाफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हाफ करने के लिए जो टाइम दरकार होगी, इसमें जितना टाइम लगेगा, वी कॉल इट हाफ लाइफ। और ये बात भी सुन ले कि हाफ लाइफ मैं जिसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली, इट इज़ मैं इस तरह भी कोरिलेट कर सकता हूँ कि इट इज़ n-1। ये A क्या है? इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। n क्या है? ऑर्डर। ये फार्मूला है जिसके ज़रिए आप विद इन नो टाइम में ये परसेप्शन कर सकते हैं कि n में कौन सा रिलेशनशिप बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि लेट्स सपोज ये मैं लिख लेता हूँ कि 1/2 इट इज़ इक्वल टू 1/k, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a, दिस इज n-1। अब यहाँ पे देख ले तो आप लोगों के साथ अगर ये n बराबर होगा, फॉर एग्जांपल ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, मैं अभी से बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको अप्रॉक्सीमेशंस करके देगा। तो अब यहाँ पे देख ले अगर n बराबर होगा, फॉर एग्जांपल आपके साथ 1, अगर यहाँ पे 1 आएगा, इट मीन्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो आप लोगों के साथ हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/k, और ये आ जाएगा आपके साथ a, और यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा 1-1। तो जब आप 1-1 इसको कर लेंगे तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/k, ये बनेगा आपके साथ a⁻0, और a⁻0 इज 1, लिहाजा मैं लिख सकता हूँ a⁻0 इज इक्वल टू 1। तो मेरे साथ हाफ लाइफ ये बनेगा 1/k मल्टीप्लाइड बाई 1/1। अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में देख ले, मैंने दोबारा भी कह दिया है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट इक्वेशन कुछ यूँ है, लेकिन ये आपको एक रफ अप्रॉक्सीमेशन दे देगा। तो इनका हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो एग्जैक्ट इक्वेशन है वो है आपके साथ 0.96, और ये वैल्यू मैं आप लोगों को लिख के दे दूँ। हालांकि इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, इट इज़ नॉट प्रॉब्लम, लेकिन नो नीड कि आप इसके डेराइवेशंस के पीछे पड़ें, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसे अपने MCQs निकालने के लिए ही एज ए टूल इस्तेमाल किया करें। तो 0.69, और यहाँ पे मेरे साथ 3/k। लेकिन अगर आप ये इक्वेशन देख लें या ये इक्वेशन देख लें,
इस इक्वेशन में भी अगर आप यहाँ पे देख ले तो आपके साथ हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/k। तो फर्स्ट ऑर्डर में अगर आप देख ले कहीं पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन का जिक्र नहीं है, वी हैव नॉट एनी टर्म्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इट मीन्स कि आपका फर्स्ट ऑर्डर ये आपके इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, हाफ लाइफ। अच्छा, इसके बाद अगर आप एक और चीज़ पे भी गौर कर ले, तकड़े लोग हैं तो ज़रा इस पर गौर कर ले, तो हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। जितना रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा उस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ भी कम होगी, जितना रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतना आप लोगों के साथ हाफ लाइफ उस रिएक्शन के लिए कम होगी फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो ज़रूरी है कि फॉर, ये बात तो क्लियर हो गई कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर ये इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है। तो आप लोग सवाल करेंगे व्हाट अबाउट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, के इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। लिहाजा अगर के इफेक्ट होगा तो आपका हाफ लाइफ जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। किस चीज़ के लिए? बिकॉज के इज इफेक्टेड। अच्छा, इसके बाद प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यस, ये भी आप लोगों के साथ के को इफेक्ट कर सकता है। बहरहाल वो डिटेल की बात है, उसकी तरफ नहीं जाते। लिहाजा आप लोगों के साथ जो करेक्ट ऑप्शन है कि इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। व्हाट अबाउट सेकंड ऑर्डर? तो सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ बराबर आ जाएगी 1/k और ये आपके साथ a और n आपके साथ बराबर आ जाएगा 2, तो 2 - 1, तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1/k and it is a, यानी हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर एंड फॉर थर्ड ऑर्डर हाफ लाइफ बराबर होगा 1/k a²। लिहाजा ये फार्मूले याद रखें, ये आपको मजीद MCQs के हेल्प करने में जो है वो मतलब है कि दे विल हेल्प यू अलॉट फॉर फर्दर MCQs। सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इस पे मज़ीद कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे साबिका परचजात के, तो लिहाजा उसके लिए आप लोग इंतज़ार कर लें। थैंक यू वेरी मच।